आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से भाज्य नहीं होती। ठीक है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से भाज्य नहीं होती। पहला नियम तो ये, यानी हमें विषम संख्याओं के बारे में पता चल गया। उदाहरण के लिए जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। और इनकी एक पहचान ये होती है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक या तो वो 1 से समाप्त हो रहा हो, यानी एक कोई भी संख्या 1 से समाप्त हो रही हो, या 3 से, या 5 से, या 7 से, या 9 से, तब भी वो संख्या हमारी विषम संख्या होगी, क्योंकि उसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। फिर दूसरा नियम हम ये जानते हैं कि विषम संख्याओं के वर्ग हमेशा विषम ही प्राप्त होते हैं। विषम संख्याओं के जो वर्ग होते हैं वो हमें विषम प्राप्त होते हैं। ठीक है, विषम संख्याओं के वर्ग विषम प्राप्त होते हैं। तो अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है? हमें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो देखो, विषम संख्याओं के वर्ग हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम इनमें से विषम संख्याएं ज्ञात कर लें। ठीक है, तो विषम संख्याएं ज्ञात कर लें। तो देखो, 21 क्या हमारी विषम संख्या होगी? बिल्कुल। 225 हमारी विषम संख्या होगी? बिल्कुल। क्या 484 विषम संख्या होगी? नहीं। 625 होगी विषम संख्या? बिल्कुल। क्या 11201 हमारी विषम संख्या होगी? बिल्कुल। तो ये तो हमारी सारी विषम संख्याएं आ गई। ठीक है, अब चूंकि ये हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि विषम संख्याओं के वर्ग है, तो ये देख के हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब हमें समझना चाहिए कि आखिरकार पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो देखो, पूर्ण वर्ग संख्याओं से हमारा तात्पर्य ये होता है कि अगर मान के चलो कि हमें कोई संख्या a दी गई है। ठीक है, कोई संख्या a दी गई है, अगर हम इसको m वर्ग के रूप में निरूपित कर सकें तो जो संख्या a है वो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर नहीं निरूपित करवाएंगे तो नहीं होगी। जहां पर जो a और m है ना, वो हमारी कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं तो हम जानते ही हैं, वे संख्याएं जो 1 से चलना प्रारंभ करती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है, तो हम क्या करें कि हम देखते हैं कि क्या 21 बेसिकली पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो हम अगर 21 के गुणनखंड करें तो 3 × 7 मिलेंगे। तो क्या हम इसको किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में निरूपित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वैसे भी हम बात करें 4 का वर्ग निकालें तो किसी भी संख्या के वर्ग से क्या मतलब होता है? उस संख्या का 2 बार गुणा, तो 16 मिल रहा है। और 5 का वर्ग निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 × 5 25 मिलेगा। तो 16 से 25 के बीच में अगर कोई सी भी संख्या होगी और अगर हम उसका वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राकृत संख्या मिलेगी नहीं। तो ये 16 से 25 के बीच में ही तो है। तो इसलिए यह जो संख्या है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब दूसरी संख्या 225 के बारे में बात करते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि 225 किस संख्या का वर्ग होती है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्ग। तो हम 15 का वर्ग जानते हैं। 15 × 15 का मान कितना होता है? 225 होता है। तो इसलिए हम 225 को क्या कह सकते हैं? 15 का वर्ग कह सकते हैं। तो बिल्कुल, तो ये तो हमारी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये इस पर टिक हो जाएगा, यानी 225 हमें पहली संख्या मिली। अब बात करें 625। तो 625, तो अब 625 का वर्ग कैसे करें? 625 का वर्गमूल कैसे लें? क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना होता है, हम इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे, यानी इसके गुणनखंड करके देखेंगे। तो 625 के गुणनखंड कर लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो पहले 5 से भाग लगाते हैं। तो 5 से भाग लगाया तो कितना मिला? 125 मिला। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 25 देखने को मिलेगा। फिर 5 से भाग लगाया तो 5, और फिर 5 से भाग लगाया तो 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 625 के गुणनखंड हमें क्या मिले? 5 × 5 × 5 × 5। बिल्कुल। और 5 × 5 को हम क्या कह सकते हैं? 25 कह सकते हैं। तो 25 × 25, तो 625 क्या हो गया? हमारा 25 का वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही बात है। तो आता है 625 भी हमारी कैसी संख्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बिल्कुल सही बात। अब लास्ट में हमारी संख्या बचती है 11201। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके भी उसी तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करें तो देखो, 2 का भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अंतिम अंक ये 1 है। तो 3 का भाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, 3 के लिए क्या होना चाहिए
कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो अंकों का योग 5 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, अतः ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब सीधा 5 से विभाज्य करेंगे, तो 5 से विभाज्य के लिए नियम ये होता है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। 7 से विभाज्य करके देखते हैं। तो देखो 7 से विभाज्य करेंगे तो ये हमारा कितनी बार, अगर कोशिश करते हैं, क्या पता 7 से चला जाए। तो 7 एकन 7, और यहाँ पर कितना बचा, 4 बच गया। तो 7 42, तो नहीं जा रहा, 7 से भी विभाज्य नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो 7 का भी प्रोसीजर फेल हो गया। अब 7 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है, सीधी 11 आती है। तो 11 से करें तो देखो 11 एकन 11, नहीं जा रहा 11 का भी। 13 का करें तो देखो 13 7 91, और 13 अट्टे कितने होते हैं, तो हम उसमें जोड़ लेते हैं 91 3 94 104। तो 13 अट्टे 104, और यहाँ पर 80। हम इसमें 13 का भाग लगा के देख लेते हैं एक बार। तो देखो 13 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि हमने कहा कि 13 अट्टे 104, क्योंकि 13 7 91 होते हैं, और 13 अट्टे 104। तो यहाँ पर 8 बच गया, तो 80। तो 80, तो यहाँ पर 13 पंजे 65, और 13 छक्के 78। तो 78, तो 2 बच गया, 21 आ गया। तो 13 का भाग भी नहीं जा रहा। अब सीधी अभाज्य संख्या हमारी 17 होगी। तो 17 का भाग लगाएंगे तो 17, तो जैसे कि हम जानते हैं 17 तो 51, 17 चौके 68। अब हम इसमें 17 का भाग लगा के देखते हैं। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि 17 इंटू 5 कितना होता है, 85। 17 छक्के 102, तो 102 आ रहा है। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 10, तो 100 आएगा। 100 आएगा तो 17 का फिर पंजे 85, तो 15 बच गया, 151। तो 17 का भी नहीं जा रहा। तो अब हम इसमें सीधा 23 का भाग लगा के देखते हैं, क्योंकि हमें पता है 23 का भाग जा रहा है। तो जैसे 23, तो हम जानते हैं कि 23 इंटू 3 कितना होगा, तो 23 इंटू 3 हमारा 59 होगा। तो अगर हम 23 इंटू 4 करके देखें तो 4 3 12 की 2 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। तो सीधा 92 मिल जाएगा। तो ये हमें 92 मिल जाएगा, ठीक है, यानी 23 चौके 92 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 4 और 92 में से 112 में से 92 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, बेसिकली 20 बच गया। तो 20 के बाद 200 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम 23 का 200 में करें तो ये 23 अट्ठे, ठीक है, और ये 487 मिलेगा मतलब हमें, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा बोलें कि जब हम 23 का गुणा 487 से करेंगे तो 11,201 मिलेगा। अब 23 से कोई सी छोटी संख्या तो इसको विभाजित कर नहीं सकती है, तो 23 से बड़ी संख्या भी कोई विभाजित करेगी, तो वो देखते हैं। तो हमें कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं मिली जो 487 को विभाजित कर दे, यानी 487 एक अपना अलग बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं इसको सिर्फ 487 ही विभाजित कर सकती है, तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 11,201 के जो हमें गुणनखंड मिले वो 23 गुणा 487 मिले, जो कि वर्ग को निरूपित नहीं करते कि क्या 23 का वर्ग है ये, क्या 487 किसी भी संख्या का वर्ग है, नहीं। तो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको ए वर्ग के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, तो यह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अतः कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि विषम संख्याएं हैं, तो वो हमारी हो गई। एक तो हमने टिक लगाया था किस पे, 225 पर और 625 पर। तो 225 और 625 ऐसी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग विषम संख्याएं हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।